हाल के महीनों में एक नाम बार बार न्यूज हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर दिख रहा है। फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 के घर से एक साधारण कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने वाली ये कश्मीरी लड़की आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ उसने शो में अपने बोल्ड स्वभाव, इमोशनल ऑनेस्टी और मार्शल आर्ट्स स्किल्स से फैंस का दिल जीता, तो दूसरी तरफ शो के दौरान ही उस पर लगे आतंकवादी जैसे घृणित आरोपों के खिलाफ उसके परिवार ने कानूनी लड़ाई छेड़ दी, इत्तेहाद को सुख की साई दी, जिससे पर्सनालिटी राइट्स और डिजिटल हेट स्पीच पर बड़ी बहस छिड़ गई। लेकिन जो लड़की आज बिग बॉस 19 की टॉप फाइनलिस्ट रनर अप बनकर सुर्खियों में है, उसकी असली कहानी कैमरे के पीछे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। श्रीनगर की छोटी गलियों से लेकर इम्तियाज अली की लैला मजनू तक, कंजर्वेटिव परिवार की बंद खिड़कियों से लेकर बॉलीवुड सेट्स तक और नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियन से लेकर रियलिटी शो की सबसे चर्चित आवाज बनने तक का ये पूरा सफर खुद एक फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा है। फरहाना भट्ट, अक्सर मीडिया में फरहाना फरहाना भट्ट लिखा जाता है, का जन्म 15 मार्च 1997 को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक साधारण मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका बचपन पुरानी कश्मीरी गलियों, डल झील की ठंडी हवाओं और तंग आर्थिक हालात के बीच बीता। परिवार धार्मिक और काफी हद तक कंजर्वेटिव था, जहां लड़कियों के लिए सेफ करियर टीचर, डॉक्टर या शादी के बाद घर जैसी सोच आम थी। फरहाना ने बचपन के बारे में दिए इंटरव्यूज में कई बार कहा है कि उनके घर में एक्टिंग, मॉडलिंग या फिल्म लाइन को इज्जत वाला पेशा नहीं माना जाता था। वो खुद भी बचपन में शर्मीली थी, लेकिन अंदर से उन्हें स्टेज, कैमरा और परफॉर्मेंस की अनकही चाहत थी। स्कूल के फंक्शंस, नाटक, डांस, जहां मौका मिलता वो हिस्सा लेना चाहती, पर घर की पाबंदियां हमेशा साथ चलती। श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन में उन्होंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में ऑनर्स किया। मीडिया पढ़ने का फैसला भी अपने आप में एक रिस्की कदम था, क्योंकि उनके घर के काफी लोग चाहते थे कि वो कोई और पारंपरिक विषय चुने। लेकिन फरहाना को बचपन से न्यूज, फिल्मों, कहानियों और कैमरे के पीछे की दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें लगता था कि अगर बाहर नहीं जा पाई तो कम से कम मीडिया पढ़कर दुनिया को समझ सकेंगी। क्लासरूम के अंदर वो एक ब्राइट और एक्टिव छात्रा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज के दौरान ही वो कुछ लोकल थिएटर ग्रुप्स और कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ गईं, जहां उन्होंने पहली बार सीखा कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, इमोशन और ऑब्जर्वेशन का खेल है। लेकिन जब भी वो घर लौटती, उन्हें ये सब छुपा कर रखना पड़ता, क्योंकि परिवार को उनकी इस दुनिया से आपत्ति थी। फिल्मों से पहले फरहाना की असली पहचान बनी ताइक्वांडो से। वो सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मेंटली और फिजिकली मजबूत बनाने के लिए इस फील्ड में आई थी। लगातार मेहनत और कड़े अभ्यास ने उन्हें कश्मीरी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बना दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो 5 बार नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियन रह चुकी है। ये सफर आसान नहीं था। एक कंजर्वेटिव परिवार से आने वाली लड़की का मार्शल आर्ट्स में जाना खुद एक बड़ा स्टेटमेंट था। उन्हें कई तरह की बातें सुननी पड़ी। लड़की हो, ये सब क्यों कर रही हो? घर पर रहो, ये लड़कों के खेल हैं। लेकिन उन्होंने इन बातों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। ताइक्वांडो ने उन्हें 2 बड़ी चीजें दी: फिजिकल कॉन्फिडेंस, खुद की बॉडी, स्टेमिना और स्ट्रेंथ पर भरोसा। मेंटल डिसिप्लिन, हारने के बाद उठकर फिर से लड़ना, फोकस रखना और ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देना। ये क्वालिटीज बाद में उनके एक्टिंग करियर और बिग बॉस जैसे शो में बहुत काम आई। जब वो घर के टास्क में स्टंट करती नजर आई या किसी लड़ाई में काम रहते हुए अपनी बात रखती दिखी, तो उसके पीछे सालों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग थी। कॉलेज से मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की डिग्री लेने के बाद भी फरहाना का दिल एक्टिंग की तरफ ही खींचता रहा।
उन्होंने लोकल लेवल पर मॉडलिंग शुरू की। 2015 में उन्होंने मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। पहला फोटोशूट, छोटे छोटे फैशन शोज और विज्ञापन, सब कुछ धीरे धीरे। इसी दौरान परिवार के अंदर तनाव बढ़ने लगा। कई रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो एक ऐसे कंजर्वेटिव परिवार से आती है जो शुरू में उनके करियर चॉइस से बिल्कुल खुश नहीं था, खासकर फिल्म लाइन में जाने का। मुंबई जाकर स्ट्रगल करने का विचार उनके घर वालों के लिए डरावना था। सुरक्षा, समाज की बातें और लोग क्या कहेंगे, सब एक साथ। लेकिन फरहाना का इरादा अब साफ था। उन्होंने फैसला किया कि अगर एक्टिंग करनी है तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करेंगी। उन्होंने मुंबई आकर अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल एक्टर प्रिपेयर्स में एडमिशन लिया और वहां से एक्टिंग में डिप्लोमा किया। एक्टर प्रिपेयर्स में उन्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करना, ऑडिशन देना, मोनोलॉग, इम्प्रोवाइजेशन, सीन स्टडी सब सिखाया गया। यहाँ उनका एक्सपोजर बढ़ा। अलग अलग शहरों से आए एस्पायरिंग एक्टर्स के साथ काम करते हुए उन्हें समझ आया कि ये फील्ड सिर्फ ग्लैमर नहीं, हार्डकोर मेहनत मांगती है। अक्सर वो क्लास के बाद भी रुकर मिरर के सामने सीन्स प्रैक्टिस करती, एक्सेंट पर काम करती और अपने कश्मीरी लहजे को न्यूट्रल बनाना सीखती ताकि पैन इंडिया रोल कर सके। 2016 में फरहाना को अपना पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला फिल्म सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल्स में। ये एक रोड मूवी थी जिसमें उन्होंने सनी कौशल के अपोजिट एक सपोर्टिंग रोल किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उनके लिए ये एक बड़ा मौका था असली फिल्म सेट, कैमरा, लाइट्स, शूटिंग शेड्यूल और स्क्रीन पर क्रेडिट में अपना नाम देखना। शूटिंग के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक्सपीरियंस्ड एक्टर सीन्स को कैसे ब्रेक करते हैं, डायरेक्टर एक्टर से क्या एक्सपेक्ट करता है और कंटिन्यूटी और फोकस कितना बड़ा फैक्टर होता है। ये सीखा गया कि हर प्रोजेक्ट में उनके काम आई। लेकिन असली पहचान उन्हें 2018 में मिली जब इम्तियाज अली के प्रोडक्शन और साजिद अली के निर्देशन में बनी फिल्म लैला मजनू में उन्हें जैस्मिन का रोल मिला। ये फिल्म भले बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट न रही हो, लेकिन क्रिटिक्स और नीच ऑडियंस ने इसे खूब सराहा। फरहाना के किरदार जैस्मिन को नेचुरल और दमदार प्रेजेंस के लिए नोटिस किया गया। उनकी कश्मीरी पृष्ठभूमि ने किरदार को ऑथेंटिसिटी भी दी। 2019 में सलमान खान प्रोडक्शन की नोटबुक में उन्होंने डॉली नाम की स्टूडेंट का रोल निभाया। ये छोटी सी लेकिन यादगार प्रेजेंस थी जिसने दिखाया कि वो सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहने वाली। इन फिल्मों के अलावा उन्होंने टी सीरीज, जी म्यूजिक, स्पीड रिकॉर्ड्स जैसे बड़े लेबल्स के साथ कई म्यूजिक वीडियोस भी किए। रोमांटिक सॉन्ग्स, सूफी ट्रैक्स, पंजाबी नंबर्स, हर जगह उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेसिव आइस ने अहम रोल निभाया। ओटीटी की दुनिया में भी उन्होंने अपना कदम रखा। वो द फ्रीलांसर, इंडियाज ब्रेव्स जैसी सीरीज डॉक्यू ड्रामा प्रोजेक्ट्स में दिखी, जहां उन्होंने इंटेंस और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स निभाए जो उनके एक्टिंग रेंज को और मजबूत करते हैं। पर्सनल लाइफ और शांति दूत की पहचान। करियर के साथ साथ फरहाना ने खुद को सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि पीस एक्टिविस्ट के रूप में भी बिल्ड किया। कश्मीर से आने के कारण वो अक्सर सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कम्युनल हार्मनी और महिलाओं की एजेंसी पर बात करती है। एक नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियन होने के नाते वो कई वर्कशॉप्स और कैंपेन्स में यंग कश्मीरी गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस का महत्व बताती रही है। लड़कियों को खुद की सुरक्षा के लिए मजबूत होना ही होगा। इस वजह से उन्हें कई युवा लड़कियों के लिए रोल मॉडल माना जाने लगा। कश्मीरी लड़की जो फिल्मों में भी है, मार्शल आर्ट्स भी करती है और अपने रूट्स को प्राउडली कैरी भी करती है। उनकी पर्सनल लाइफ काफी प्राइवेट रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और बायोसाइट्स के मुताबिक 2025 तक वो अनमैरिड है और किसी कंफर्म पब्लिक रिलेशनशिप की जानकारी नहीं है। ज्यादातर इंटरव्यूज में वो अपने काम, फैमिली और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की ही बात करती है। बिग बॉस 19, इविक्शन से कमबैक तक का तूफानी सफर।
2025 में फरहाना की जिंदगी ने सबसे बड़ा पब्लिक टर्न लिया बिग बॉस सीजन 19। उन्हें शो में एक कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। एक्ट्रेस, नेशनल टेक्वांडो चैंपियन और कश्मीर की पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट्ट। शुरुआत में ऑडियंस को कौज हो रही थी, कश्मीरी लड़की बिग बॉस जैसे हाई वोल्टेज शो में कैसी रहेगी। पहले ही हफ्ते में उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर और फियरलेस ओपिनियन सामने आ गए। वो किसी भी बात पर चुप नहीं रहती थी, चाहे वो हाउस ड्यूटीज हो, अनफेयर नॉमिनेशंस या किसी कॉन्टेस्टेंट का डेरोगेटरी कमेंट। शो का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पहले ही हफ्ते में इविक्शन का सामना करना पड़ा, या तो कम वोट्स की वजह से या ट्विस्ट के हिस्से के रूप में। फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके इविक्शन को अनफेयर बताते हुए ब्रिंग बैक फरहाना जैसे हैशटैग्स चलाए। मेकर्स ने मिड सीजन में ट्विस्ट लाकर कुछ कंटेस्टेंट्स को वापस बुलाया और उसी के साथ फरहाना भी घर में दोबारा एंट्री कर दी थी। ये कमबैक उनका टर्निंग पॉइंट बना। दोबारा घर में आने के बाद वो पहले से ज्यादा फोकस और असर्टिव नजर आई। उन्होंने घर के टास्क में अपने टाइकोंडो स्किल्स 1 दिखाए, फिजिकल और एंड्योरेंस टास्क में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी और इमोशनल मोमेंट्स में भी वल्नरेबिलिटी दिखाने से नहीं कतराई, खासकर जब वो अपने पिता और फैमिली के बारे में बात करती थी। घर में उनकी सबसे ज्यादा चर्चित भिड़ंत म्यूजिक कंपोजर और चियो कंटेस्टेंट अमाल मालिक से हुई। दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई जो फैमिली आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट के मुद्दों तक पहुंच गई। ये फाइट एपिसोड्स और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कई लोगों ने फरहाना की गट्स की तारीफ की कि उन्होंने एक एस्टैब्लिश्ड नाम से भी पीछे हटने की बजाय कामली लेकिन फर्मली अपनी बात रखी। धीरे धीरे वो शो की सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कंटेंडर्स में गिनी जाने लगी। इमोशनल ब्रेकडाउन वाले एपिसोड्स जहां उन्होंने अपने पिता की मेहनत, फैमिली के सैक्रिफाइसेस और कंजर्वेटिव बैकग्राउंड की बातें की, ऑडियंस को खूब कनेक्ट कर गई। एक तरफ टफ ताइक्वांडो चैंपियन की इमेज, दूसरी तरफ सेंसिटिव डॉटर, ये कॉन्ट्रास्ट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिनाले तक पहुंचते पहुंचते गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट को अक्सर टॉप 2 कंटेंडर्स के रूप में देखा जाने लगा। आखिरकार गौरव ने ट्रॉफी जीती और फरहाना शो की रनर अप या मोस्ट इंपैक्टफुल कंटेस्टेंट के रूप में सामने आई, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में उन्होंने बराबर का असर छोड़ा। बिग बॉस 19 में रहते हुए ही जब फरहाना घर के अंदर थी और बाहरी दुनिया से कट चुकी थी, बाहर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक यूट्यूब चैनल फीफा फूस पर दिए गए इंटरव्यू में रोशन गैरी भिंडर, जो शो के सीओ कॉन्टेस्टेंट अमाल मलिक की आंट बताई जाती है, ने फरहाना के बारे में बेहद इन्फ्लेमेटरी और कम्युनल टोन में टेररिस्ट जैसा शब्द इस्तेमाल किया। ये क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। बहुत से लोगों ने इसे ग्रोसली इरेस्पॉन्सिबल और हेट फिल्ड कमेंट बताया। फरहाना खुद शो के नियमों की वजह से पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकती थी, लेकिन उनके परिवार और प्रतिनिधि टीम ने तुरंत एक्शन लिया। इंडियन न्यूज नेटवर्क और अन्य पोर्टल्स के मुताबिक फरहाना भट्ट के परिवार ने रोशन भिंडर, फीफा फूस चैनल और यूट्यूब इंडिया को कड़ा लीगल नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि ये टिप्पणी पूरी तरह झूठी, डिफेमेटरी और कम्युनल बायस से प्रेरित है, जो एक कश्मीरी मुस्लिम महिला को टेररिस्ट कहकर स्टिग्माटाइज करने की कोशिश है। परिवार ने 3 बड़ी डिमांड्स रखी। 1, वो वीडियो तुरंत हटाया जाए। 2, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जाए। 3, 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाए, जो उनकी रेपुटेशन और इमोशनल हार्म की भरपाई के लिए है। साथ ही उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वीमेन (NCW) और महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वीमेन से भी इस मामले में इंटरवेंशन करने की अपील की। उनका कहना था कि ये केवल उनकी बेटी का मुद्दा नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं का मामला है जिन्हें उनकी रिलीजियस और रीजनल आइडेंटिटी के आधार पर टारगेट किया जाता है। ये डिफेमेशन रोग क्विकली नेशनल डिबेट बन गया। फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच,
रियलिटी टीवी कॉन्टेस्टेंट्स पर कमेंट्री की सीमा और कश्मीरी आइडेंटिटी पर स्टीरियोटाइप्स जैसा बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लीगल प्रोसीडिंग्स अभी जारी है और अगर पार्टीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करती तो ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी, फरहाना सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के लिए लड़ने वाली फाइटर भी है और उनका परिवार भी पीछे हटने वाला नहीं। आज की फरहाना एक कहानी जो अभी लिखी जा रही है। दिसंबर 2025 तक फरहाना भट्ट की पहचान कई लेयर्स में बन चुकी है। कश्मीरी लड़की जिसने कंजर्वेटिव माहौल से निकलकर बॉलीवुड का रास्ता चुना, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ग्रेजुएट और अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से ट्रेंड एक्ट्रेस, नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियन जो 5 बार नेशनल गोल्ड जीत चुकी है, सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल्स, लाइला मजनू, नोटबुक, द फ्रीलांसर, इंडियाज ब्रेव्स जैसी फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स की एक्ट्रेस, कई बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ पॉपुलर वीडियोस में नजर आने वाली मॉडल, बिग बॉस 19 की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल फाइनलिस्ट रनर अप, जिसने इविक्शन, कमबैक, बिग फाइट्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स के बीच अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं छोड़ी, और अब एक ऐसी पब्लिक फिगर जो डिफेमेटरी है और कम्युनल अटैक्स के खिलाफ लीगल रास्ता चुनकर पर्सनालिटी राइट्स और डिजिटल अकाउंटेबिलिटी पर नई बहस खड़ी कर रही है। नेटवर्थ के एस्टिमेट्स 2025 में 1.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच बताए जाते हैं। फिल्म्स, सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और रियलिटी शो फीस की कमाई मिलाकर। लेकिन पैसे से ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो आज हजारों यंग कश्मीरी और इंडियन लड़कियों के लिए एग्जाम्पल बन चुकी है कि अगर तुम अपने सपने के लिए सच में फाइट करने को रेडी हो तो लड़की होकर वाला ताना भी तुम्हें नहीं रोक सकता।